बाबरी मस्जिद के मसले में श्रद्धा को एक लीगल स्टेटस दिया गया, लेकिन वो एक केस था जहां पे इट वाज फेथ वर्सेस फेथ। आपकी श्रद्धा से मेरी श्रद्धा ज्यादा जरूरी है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से डॉक्टर अजीत धवन पेश हो रहे थे, जिन्होंने बहस की कि मुझको जरूरत ही नहीं है टाइटल में जाने की, क्योंकि मेरे लिए मेरा वक्फ बाय यूजर काफी है। तो बाबरी मस्जिद के बाहर एक फारसी की एक पूरी गजल लिखी हुई थी, जिसमें मीर बाकी ने उस जगह को डेडिकेट किया था अल्लाह को बहैसियत बादशाह बाबर के एजेंट के। मैंने रिटन में उनको आर्गुमेंट सबमिट किया दैट द बाबरी मस्जिद इज अ वक्फ बाय डेडिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ द plaque that hung outside the masjid which dedicated the property to Allah। उस पूरे आर्गुमेंट का इस 700-800 पेज के जजमेंट में जिक्र तक नहीं है। उसमें आप सर्वे ऑर्डर कर दीजिए कि एएसआई देखे, तो आप उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है आप ये बताइए पहले। क्या एएसआई अगर कह देगी कि उसमें 800 साल पहले मंदिर था, तो क्या हमारा लीगल सिस्टम वो उसको मंदिर को दे देगा? हमने उस केस के कॉन्सिक्वेंसेस को सफर किया। उस जमीन के टुकड़े से ज्यादा बड़ा जो लॉस है कम्युनिटी को, वो 70 साल की वो सफरिंग है। फैजान साहब ने जहां से बात की थी वहां से मैं शुरू करूंगा कि उन्होंने मक्का का किस्सा सुनाया जब अब्राहा ने काबे पे हमला किया था और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जाके अपनी बकरियां और अपने ऊंट छुड़ाए थे और कहा था कि भाई बकरियां मेरी हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है और काबा अल्लाह का है, उसका वो देखेगा। तो उसमें मैं ये कह देना चाहता हूं कि अल्लाह ने काबा बचाने के लिए अबाबिलों का लश्कर भेजा था। फैजान साहब, हम वही अबाबिलें हैं। तो इसलिए ये मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि मस्जिदें तो बहुत हैं और उनको अल्लाह देखेगा और हम और दीगर मसाइल हैं मुसलमानों के सामने जिन्हें हमें देखना है। मस्जिदों को भी हमें देखना है। और जिस कदर कौम का, उम्मत का मोराल पस्त होता है इस तरह की जजमेंट से, क्योंकि ये एक तरह से सिंबॉलिक हो जाती हैं हमारे हार की और हमारे हुकूक की, तो इसलिए उनको डिफेंड करना हमारे लिए जरूरी भी है और बहैसियत वकला हमारा फर्ज भी है। तो इसलिए मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि अब और मसाइल हैं, और मसाइल भी हैं बेशक, लेकिन ये मसाइल बहुत ज़रूरी मसला एक है। ये मसला जो कौम के सामने दरपेश है वो हमारी मसाजिद की हिफाजत का। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो नज़रिए सब मिलके इस महफिल में मौजूद हैं, वो कई एतबार से कई मसलों पे मुख्तलिफ नज़रियात हैं। जैसे इंदिरा जी जो है, उन्होंने जिक्र किया सबरीमला का। सबरीमला में इंदिरा जी के खिलाफ मैं पेश हो रहा हूँ, क्योंकि वो मसला, उसको मैं बाबरी मस्जिद से इसलिए नहीं जोड़ता क्योंकि बाबरी मस्जिद के मसले में श्रद्धा को एक लीगल स्टेटस दिया गया, लेकिन वो एक केस था जहां पे इट वाज फेथ वर्सेस फेथ। आपकी श्रद्धा से मेरी श्रद्धा ज्यादा जरूरी है। उसका कोई ताल्लुक सबरीमला से इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें मसला मेरी श्रद्धा और आपका की श्रद्धा का नहीं है, क्योंकि अगर सबरीमला का ही मैं मिक्की में मिसाल लूं तो वो जगह जहां पे वो सबरीमला का अयप्पा का मंदिर है, अगर वो मंदिर और उससे मुताल्लिक जो यकीन है, जो श्रद्धा है, जो बिलीफ है, उसको हटा दिया जाए तो वो कुछ नहीं है, वो जंगल है। और जिसको वहां पे यकीन नहीं है उसकी टहलने की जगह नहीं है। तो जिसको अयप्पा और उसके ब्रह्मचर्य और उसके व्रत में यकीन नहीं है, वो वहां करने क्या गया है, वो मसला है सबरीमला में। An unbeliever who doesn't believe, non-believer who doesn't believe in the faith that exists in that place of worship, wanting to exercise the right
almost on account of a whim as an onlooker or a tourist to be in a place that they don't believe in, contrary to the belief of everybody else who believes. So सब ये मैं साफ कर दूं कि सबरीमला का मसला बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो फेथ वर्सेस लैक ऑफ फेथ का मसला है. बाबरी मस्जिद में इट वाज फेथ वर्सेस फेथ, और कोर्ट ने एक यकीन को तरजीह दी दूसरे यकीन पे, क्योंकि आप तो का ये यकीन तो नहीं है कि भाई कोई नाज़ुबिल्लाह कोई यहाँ पे खुदा मौजूद थे, तो आपके लिए तो ये एक जगह है जहाँ पे आप नमाज पढ़ लेते हैं. इस्माइल फारूक ने उन्होंने कह दिया कि वो भी एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता. लिहाजा ये उनका तो लेकिन यकीन इसी जगह से मुताल्लिक है, क्योंकि उनका यकीन तो है कि भगवान यहीं जन्मे थे, तो इसलिए उनका यकीन आपके यकीन से इस जगह से ज्यादा जुड़ा हुआ है, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है. तो वो बहुत ही अलग इश्यूज हैं सबरीमला का, इसलिए मैं उसको मिलाना नहीं चाहता. मैं ये बात साफ कर दूं. दूसरी एक चीज जो फैजान साहब ने कही, उस पर भी मैं एक अपना रद्दअमल दूंगा, वो ये कि बाबरी मस्जिद में हम अपना टाइटल नहीं प्रूव कर पाए और हमने वो गिव अप कर दिया, तो वो बात सही नहीं है. तो क्योंकि मैं बहैसियत उस केस के वकील के तौर पे मैं उस केस की सुनवाई का किस्सा सुनाऊं कि उस केस में हमारी तरफ से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से डॉक्टर अजीज धवन पेश हो रहे थे, जिन्होंने बहस की कि मुझको जरूरत ही नहीं है टाइटल में जाने की, क्योंकि मेरे लिए मेरा वक्फ बाय यूजर काफी है. विच वॉज नॉट गिविंग अप एन आर्ग्यूमेंट. उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं टाइटल नहीं प्रूव करना चाहता, उन्होंने कहा था कि मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि कानून में मेरे लिए बहुत काफी है. और था, क्योंकि जजमेंट में जो उन्होंने कहा कि आपका वक्फ बाय यूजर इसलिए नहीं है क्योंकि तारीख में 3 मरतबा आपका यूजर ब्रेक हुआ है. तब जब शहर में दंगा हुआ था और उस मस्जिद पर कब्जा हो गया था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर आपकी शिकायत पर खाली करवा के आपको लौटाया. वो आपके यूजर में ब्रेक नहीं है, वो आपके यूजर का एनफोर्समेंट है. जब एक निहंग सिख ने वहां पे कब्जा करके वहां पे अपना परचम लहरा दिया था, तो फिर हमारी शिकायत पे उसको हटा के कब्जा हमें लौटाया गया. वो हमारे यूजर में ब्रेक नहीं है, वो हमारे यूज का रीइंफोर्समेंट है. और 1858 में जब वहां पे झगड़ा हुआ था, तो जब उस प्रॉपर्टी का जब विभाजन डिवीजन हो गया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि आपकी वो वक्त ऐसा था जब 57 के बाद से वो आपके इख्तियार में नहीं थी, लेकिन हमारा इख्तियार हमको उस वक्त की साबिका ब्रिटिश सरकार ने लौटाया. वो हमारे यूजर का रीइंफोर्समेंट था, वो हमारे यूजर का ब्रेक नहीं था. तो ये जजमेंट्स के लीगल फ्लॉज हैं. लेकिन जहां तक टाइटल का सवाल है, तो जब मैंने बहस की, तो क्योंकि मैंने वक्फ और बाकी दीनी मसाइल पे बहस की थी, तो मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद के बाहर जो तख्ती थी, जो संग उसमें पत्थर में नक्काशी होके जो कुछ फारसी के कुछ अशार लिखे हुए थे, उनको अगर पढ़ा जाए तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था, वो डॉक्यूमेंट ऑफ डेडिकेशन था. क्योंकि उसमें और उस जमाने में जो लोग जानने वाले ये भी जानते होंगे कि कुरान दरअसल उस जमाने की आला तरीन शायरी थी, क्योंकि एक उम्मी का एक इलिटरेट पर्सन का पोएट्री वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर. For an illiterate person, which was our prophet, to be speaking the highest form of literature and the form of poetry was the miracle which is the Quran. तो उसी तरह उस जमाने में अक्सर ये डॉक्यूमेंट जो है वो वर्स में लिखे जाते थे. तो बाबरी मस्जिद के बाहर एक फारसी की एक पूरी गजल लिखी हुई थी, जिसमें मीर बाकी ने उस जगह को डेडिकेट किया था अल्लाह को बहैसियत बादशाह बाबर के एजेंट के. तो और उसको पढ़ा गया, जिसको हमने कहा कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ ये वक्फनामा है, ये इसका ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है. तो उसको अदालत ने ये कह के नजरअंदाज किया कि उसका कोई एक्यूरेट ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि 1992 में वो तख्ती तो टूट गई और उसके जो इंस्क्रिप्शन के जो रबिंग्स और पिक्चर्स रह गए,
उनके जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 अंग्रेजी के तर्जुमे दिए गए थे वो सब आपस में इख्तिलाफ रखते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं कि वो क्या कह रहा है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो जो उसमें मेरा जो आर्गुमेंट था, अगर आप उन चारों तर्जुमों को देखें तो उनके मुतरज्जिम ने जो उसमें लिखा है वो सिर्फ अल्फाज का फर्क है कि आप अगर अंग्रेजी में लिखा है दैट इट इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग, मैं उसका उर्दू में तर्जुमा करूं क्या आसमान को छूती हुई जमीन है या बहुत ऊंची इमारत है या ऐसी इमारत जिसको देख के आदमी का की गर्दन टेढ़ी हो जाए, तो एक ही बात को कहने के कई तरीके हैं, तर्जुमे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो इसलिए मैंने उस सारे तर्जुमों को सामने रख के अंग्रेजी के 4 तर्जुमों को ये बहस की थी कि इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है आपसी, तो इसलिए इसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का दर्जा दिया जाए और इसलिए ये वक्फ बाय डेडिकेशन है। तो ये बहस बीच में रोक के उस वक्त के चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि मैं असम से हूं, मैं तो हिंदी भी नहीं समझता, आप मुझे फारसी समझा रहे हैं, और मेरे भाई जस्टिस अब्दुल नजीर वो तो कर्नाटक से हैं, उनको भी हिंदी नहीं आती, और आपने इनके जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 4 हिंदी के तर्जुमे हैं तो और उनके फिर अंग्रेजी के तर्जुमे हैं और फारसी है, तो मैं तो इतना नहीं समझ सकता, आप लिख के दे दीजिए, हम उसको कंसिडर कर लेंगे, बाकी आप इस मौजू पे और मजीद बहस यहां पे मत कीजिए क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा इतना जबानों पे इतना हमारी पकड़ नहीं है। तो मैंने रिटन में उनको आर्गुमेंट सबमिट किया दैट द बाबरी मस्जिद इज अ वक्फ बाय डेडिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ द plaque that hung outside the masjid which dedicated the property to Allah। उस पूरे आर्गुमेंट का इस 700-800 पेज के जजमेंट में जिक्र तक नहीं है, सिर्फ शू और खत्म इस बात पे है कि डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि वो वक्फ बाय डेडिकेशन पे बहस नहीं करेंगे, इसलिए वो इशू जो है हमारे सामने उठता ही नहीं, हम सिर्फ वक्फ बाय यूजर का इशू कंसिडर करेंगे जिसपे आपके यूजर में 3 मरतबा तारीख में ब्रेक आया है और उनकी श्रद्धा जो है वो मुसलसल रही है, वो फैसला हुआ। सो दैट इज माई क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में, और एजाज भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उसके रिकॉर्ड कीपर हैं उस मामले के, वो जानते हैं कि उसका आज भी वो जो सबमिशंस थे वो सब वहाँ उसके मौजूद हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये आर्ग्यू किया गया है कि दिस इज अ वक्फ बाय डेडिकेशन एंड द जजमेंट मेक्स नो मेंशन एंड नो रेफरेंस टू इट। और मैं बात खत्म इस बात से करूंगा कि हाँ, हमको शिकवे शिकायत रहते हैं अदालतों से और जजेस से, लेकिन हालांकि बाबरी मस्जिद का फैसला यूं देने वाला भी सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इन सब केसेस को स्टे भी उसी सुप्रीम कोर्ट ने किया। और इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि ये हमारी अदालतें और हाँ, बल्कि आज जो फैसला आया है उसको ये कह के उस मुकदमे को चलाया भी एक अदालत ने ही कि वो स्टे तो सिविल सूट पे है, ये तो रिट पिटिशन है। तो इसलिए और जस्टिस वो फिलोसोफर एक है कार्डोजो, जिन्होंने कहा है कि जज भी आखिर होता तो समाज का ही एक हिस्सा है, तो उसका भी एक मजहब है, उसकी भी एक सोच है। आप कभी कानून और कानून के फैसलों को जज से अलग नहीं कर सकते, तो वो एक सिस्टम का हिस्सा है, उस सिस्टम का हिस्सा होने का हमने एक फैसला किया है, तो हम उसी सिस्टम के दायरे में बात करेंगे। लेकिन ये कि जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मौजू है, जो आज का दूसरा मौजू गुफ्तगू है, तो वो एक बहुत जरूरी चीज ये है कि कोर्ट हमारी ये समझे कि बाबरी मस्जिद जजमेंट में बाबरी मस्जिद हिंदू साइड को देते में कोर्ट ने ये भी कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर की हैसियत रखता है, उसका दर्जा रखता है। उसको आज फिर उस पर सवाल उठाना और उसके बावजूद फिर ये सिविल सूट जो फाइल हो रहे हैं, हमारे लीगल सिस्टम में किसी को सूट फाइल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं कल सूट फाइल करना चाहूं कि राष्ट्रपति भवन की जमीन जो है वो मेरे अजदाद की है, तो वो मेरा हक है वो फाइल करना, लेकिन अदालतों को उसमें क्या रद्द-ए-अमल रखना चाहिए वो एक जरूरी मौजू गुफ्तगू है सबसे ज्यादा, क्योंकि आप उस सूट को एंटरटेन कर लीजिए कि नहीं, उसका है या नहीं सही हक और बातिल का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल ये कि उसमें आप सर्वे ऑर्डर कर दीजिए कि ऐसा ही देखे तो
आप उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है आप ये बताइए पहले। कि एएसआई अगर कह देगी कि उसमें 800 साल पहले मंदिर था, तो क्या हमारा लीगल सिस्टम वो उसको मंदिर को दे देगा? जब हमारा लीगल सिस्टम ही नहीं है ऐसा कि हम 400-500 साल पहले के अगर उसमें मूर्ति निकल भी आया और मंदिर निकल भी आया। और शमशाद साहब ने बहुत सही बात की कि बाबरी मस्जिद फैसले में इस बात की तो कम से कम तरजीह हुई कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं कि अगर फर्ज कीजिए कि किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में मुगलों के जमाने में तोड़ के कोई मस्जिद बनाई गई, तो क्या हमारा लीगल सिस्टम उस राइट को रिकॉग्नाइज करता है? नहीं। तो फिर क्यों आप उन सूट को एंटरटेन करके सर्वे ऑर्डर करते हैं एएसआई से ये खोद के देखने के लिए कि इसके नीचे आपको कोई मूर्ति मिलती है या नहीं मिलती, जबकि हमारा लीगल सिस्टम उस मूर्ति को कोई ऐसा हक नहीं देता कि वो 500 साल पहले बाद आके लिमिटेशन के बावजूद क्लेम कर ले वो जमीन। तो ये है कि प्रोसेस becomes the punishment, and that is our biggest problem today as a community, that ये सिविल सूट बाबरी मस्जिद का पहला सूट फाइल हुआ था 1949 में, 1949 से लेकर 2019 में उसका फैसला हुआ। तो ये लगभग जो 70 साल हमने उस केस के कॉन्सिक्वेंसेस को सफर किया, उस जमीन के टुकड़े से ज्यादा बड़ा जो लॉस है कम्युनिटी को, वो 70 साल की वो सफरिंग है। तो इसलिए उन सूट्स को एंटरटेन करना और एक और नासूर पैदा करना, जबकि बाबरी मस्जिद जजमेंट में जिसने भी वो लिखा है, और क्योंकि उसमें कोई ऑथर किसी का नाम नहीं है, उसी तरह जिसमें देखा था इस रिपोर्ट में भी किसी ऑथर का नाम नहीं है तो वो भी बाबरी मस्जिद से इस मामले में मुशाबिहत रखता है। लेकिन उस जजमेंट में उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मकसद है कि तारीख के नासूरों को ना कुरेदा जाए। तो जब वो और उसको उन्होंने बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया, तो फिर क्यों आज इन सूट्स को एंटरटेन करके एक और 20 साल की तकलीफ पैदा की जाती है, जब फिर उस नासूर को रोज कुरेदा जाएगा, उसमें सर्वे होगा, उसमें मूर्तियां निकलेंगी, उसको प्रेस में दिखाया जाएगा, ये नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा कि ये तो मुसलमानों ने तलवार के जोर पे कब्जा किया था, और उसमें एक श्रद्धा पैदा की जाएगी। क्यों ये सब, जब इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं है? तो आज इस वक्त जरूरत यह है, जो हमारी अदालतों से फरियाद भी है इन सब केसेस में, जो चाहे वो ज्ञानवापी हो या मथुरा हो या संभल हो, कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि इस वक्त कानून है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की सुनवाई जब होगी तब होगी, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, स्पिरिट ऑफ बाबरी मस्जिद जजमेंट को इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि बाबरी मस्जिद चाहे गई, लेकिन स्पिरिट जो उस जजमेंट ने दिया वो ये कि उन नासूरों को नहीं कुरेदा जाएगा। तो आप इन सूट्स को फाइल होने के वक्त फौरन उसको उस पर नजर इस मामले में डाली जाए कि उस पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है और नहीं करता है, और अगर करता है तो उसको आगे एंटरटेन ना किया जाए। पहले ये सुना जाए कि वो सूट मेंटेनेबल है नहीं है, एएसआई का उसमें क्या हक है जाके कुरेदने का, और क्या हासिल हो जाएगा अगर एएसआई कुरेद के कुछ निकाल भी ले। ये पहला सवाल है। तो हमारी अदालतों से फरियाद ये है, जिनमें हम आज भी, क्योंकि हम वकला जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद तो कर नहीं सकते, हम तो आज भी उन्हीं अदालतों में फरियाद लेके जाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर मैं देख रहा हूँ वकला मौजूद हैं, तो हम तो आज भी यही फरियाद लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारी फरियाद अदालतों से, अदलिया से ये है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद के जजमेंट के स्पिरिट को इंप्लीमेंट किया जाए और तारीख के नासूरों को मजीद ना कुरेदा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।